नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक अलग तरह का विषय लेकर आए हैं और वो विषय है हमारे जनमानस से जुड़ा हुआ और ऐसे जनमानस से जुड़ा हुआ जिनको हम किसी न किसी रूप में बहुत अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन उनको इतने करीब से हमने शायद समझा नहीं है। जी हाँ, आज हमारा विषय है आदिवासी संस्कृति और साहित्य। भारत में यदि हम आदिवासियों की बात करते हैं तो ये एक बहुत पुराना इतिहास मिलता है और यदि हम भारत के कुछ मुख्य जनजातियों की बात करते हैं, ट्राइब्स की बात करते हैं तो उनमें भील, मीणा, गौंडा, कमारा, गौंड, चकमा, दिस्मा, गारो, खासी, कुकी, लखार, मिजो, नागा, कछारी, बंजारा, भेड़िया, भूमिज, संथाल, बरदा, बवाचा, भाकड़, चारण, रेबारी, गुज्जर, चेंचू, आदिमान, इरावेल, इरुलर और इस तरह से हर प्रांत में, हर प्रदेश के हिसाब से बहुत सारी जनजातियां जुड़ी हुई हैं, जिनका जिक्र हम आगे भी अपने इसमें चर्चा में करेंगे। इस संस्कृति और साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया है श्री हरिराम मीणा जी ने। मीणा साहब राजस्थान पुलिस में महानिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए और इनका पूरा जीवन काल आदिवासियों की संस्कृति को समझने में, आदिवासियों की संस्कृति पर काफी कुछ अध्ययन करने में गुजरा है। तो हम आज आपसे रूबरू करवा रहे हैं श्री हरिराम मीणा साहब। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार योगेश जी, शुरू करें। जब हम आदिवासी की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि कई तरह की बातें आती हैं। फला जगह वो आदिवासी हैं, फला जगह ये आदिवासी हैं, इस प्रांत में वो आदिवासी हैं लेकिन इस प्रांत में नहीं हैं। मूल बात यह है कि जो आदिम रूप से यहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों की जीवन, उन लोगों का पूरा सांस्कृतिक परिवेश और उन लोगों के ऊपर लिखा गया या उन लोगों द्वारा लिखा गया साहित्य हमारे सामने किस रूप में आ रहा है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि हम आदिवासी किनको कहें। जी शुरू करें। जी हाँ योगेश जी साहब, ये बहुत जरूरी सवाल, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए कि आदिवासी आखिर है कौन। जी मैं बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहूंगा कि आज विश्व की संपूर्ण मानवता जो हम दिखाई दे रही है उसके आदितम पूर्वज आदिवासियत का ही जीवन जिया करते थे। उनका जीवन वनोपज और आखेट पर आधारित था। भोजन की खोज और सुरक्षा ये उनका सबसे बड़ा मकसद था। कबीलाई रूप में, मानव समूहों के रूप में वो यहाँ से वहां विचरण किया करते थे और वो प्रकृति के निकट थे। जीवन में कृत्रिमता नहीं के बराबर थी। अब उस जो नैसर्गिक प्राकृतिक जीवन था आदिम युग का, शुरुआती दौर का, उस जीवन शैली से, उस समझदारी से या प्रकृति और मानवीय जीव जगत के साथ जो आत्मीय संबंध थे उनको लेकर कमोबेश जो मानव समुदाय आज भी हमको कहीं दिखाई देते हैं उनको हम आज आदिवासी समुदायों के रूप में चिन्हित करते हैं। इन आदिवासी समुदायों में हम भारत ही नहीं वैश्विक परिदृश्य पर भी देखें तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो महाद्वीप है वहां पर इनको एबोरिजिन्स कहा जाता है। आगे चले अफ्रीकन महाद्वीप में इनको नेटिव्स कहा जाता है। अमेरिका के दोनों महाद्वीप साउथ एंड नॉर्थ, वहां इनको इंडिजिनस कहा जाता है और एशिया में इनको ट्राइब्स कहा जाता है। और ये क्रम से इनका हिंदी अनुवाद करेंगे
तो क्रम से मूल निवासी, देशज, मूलवासी और आदिवासी हो जाता है। तो एक तो ये डिफरेंस करना बहुत जरूरी है कि जो भी हमको मनुष्यों का समाज राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर दिखाई देता है, उससे आदिवासी कोई भिन्न नहीं है। प्राय एक पब्लिक परसेप्शन होता है गैर आदिवासी का कि ये आदिवासी ये ऐसे होते हैं, वैसे रहते हैं। कुछ नहीं है, हमारे सब मानव के जो पूर्वज जैसा जीवन जिया करते थे, उसका कमोबेश जो अभी भी प्राकृतिक जीवन पर आधारित है। आखेट पर पाबंदी होने के बावजूद भी आखेट उनका जीवन यापन का एक साधन है। वनोपज पर उनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है। उनकी जो भी तकनीकी है वो देशज है, परंपरागत है, उसका मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, टेक्नोलाइजेशन नहीं हुआ है। तो इस रूप में जो ज्ञान विज्ञान के आधार पर उस आदिम जीवन शैली के आसपास ही जीवन शैली अपनाए हुए हैं, उनको हम आदिवासी कहते हैं। तो एक तो आदिवासी कौन के संदर्भ में, अब एक और संदर्भ आपने दिया कि विभिन्न आपने दर्जनों ट्राइबल कम्युनिटीज के नाम लिए और प्रांतीय जो डिफरेंस की बात की कि कोई किसी प्रांत में आदिवासी है, किसी में नहीं है। जैसे आई बिलोंग टू मीना कम्युनिटी, तो मीना ट्राइब केवल राजस्थान में शेड्यूल्ड ट्राइब में है। ये डिफरेंस हमको करना पड़ेगा कि ट्राइब और शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब वो आदिवासी समुदाय है जिनको संविधान की सूची में शामिल किया हुआ है, और शामिल करने का मकसद ये कि उनको एक विशेष प्रकार का दर्जा दिया जाए, कि विशेष प्रकार के उनको उनके उत्थान के प्रावधान उसमें रखे जाएं, ताकि उनका जो एक तरह से भौतिक पिछड़ापन कह सकते हैं अपन उसको, मूल्यात्मक पिछड़ापन तो नहीं है, सांस्कृतिक पिछड़ापन तो नहीं है जिसकी बात करेंगे, लेकिन भौतिक जीवन जो ज्ञान विज्ञान के आधार पर, तकनीकी के आधार पर जो सुविधा संपन्न हम बनते चले जा रहे हैं, जैसे पक्के मकान, जैसे कूलर एसी, जैसे परिवहन के साधन, जैसे सूचना तंत्र की बात करते हैं, जैसे शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, वगैरह वगैरह। तो इस लेवल पर उनको लाने के लिए शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, और बहुत सारे आयाम है जीवन में प्रगति के, उनसे जोड़ने के लिए उनके लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। इसलिए संविधान की अनुसूची में जो सूचीबद्ध है, उनका जो मापदंड रखा गया था वो रखा गया था, मेन था उनका शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। तो चूंकि शिक्षा से मॉडर्न शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, एक अनौपचारिक परंपरागत देश शिक्षा की बात अलग है, जो हम संस्कारों से सीखते हैं या समाज के स्तर पर सीखते हैं या परिवार के स्तर पर सीखते हैं। लेकिन आधुनिक शिक्षा का जो भी अवधारणा है उसके हिसाब से वो शिक्षा से वंचित रहे हैं, और वो भौतिक विकास, जिसको हम आर्थिक उन्नति कह सकते हैं, उससे भी वो दूर रहे हैं। उनको शामिल करने के लिए उनका पिछड़ापन का आकलन किया गया है, तो वो स्टेट वाइज किया गया, स्टेट वाइज ही नहीं किया गया, उसमें भी आगे जिलेवार किया, उसमें भी आगे तहसील या तालुका वार किया। जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, धान क्या है, इस नाम से जो उच्चारित हो रहा है ट्राइब, वो केवल मूलतः राजस्थान की आबू रोड तहसील, जब ये गुजरात से इधर शामिल किया था, राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था, तो वहां के बासिंदे थे, उनको ही धानक कहा गया, धान का धानक। लेकिन वो स्पेलिंग सिमिलरिटी आती है, तो दूसरा एक कौम है जो एससी में है। अब एससी में काफी तादाद है, उनकी लाखों की तादाद है, और ये जो आबू रोड के ये मूलतः हजारों की तादाद में ही रहे हैं। अब वो कंफ्यूजन में कई दूसरी तरह के सर्टिफिकेट वगैरह चलता है। ये नायक नायिका के साथ भी हुआ, धानका के साथ भी हुआ, और भी जगह कंफ्यूजन चलता रहता है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गए हैं इस तरह के। हालांकि हमारे पास जो सूची है उसमें धानक शब्द है और नायक भी है कुछ, लेकिन कुछ अलग अलग, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि क्षेत्र विशेष बात है कि इनका जैसे मीना ट्राइब में मैंने कहा केवल राजस्थान में आदिवासी है, बाकी अन्यत्र कहीं भी नहीं है, सब जगह जनरल ट्रीट किया जाता है।
कुछ तहसीलों में रिसेंटली मध्य प्रदेश में ओबीसी में इनको किया है, जैसे बंजारा। अब बंजारा कर लीजिए कि हमारे यहाँ ओबीसी में है, और तेलंगाना में, आंध्रा और तेलंगाना में वो एसटी में है, संविधान की सूची में दे आर एसटी। बट और आप जाएंगे कर्नाटका तो दे आर इन एससी। बट हमको देखना है एंथ्रोपोलॉजिकली कि एंथ्रोपोलॉजिकली जो ट्रेड्स आदिवासियत की होनी चाहिए वो किसमें है। तो एंथ्रोपोलॉजिकली अब आप देखेंगे तो उसमें 4 कैटेगरी है। नंबर 1 एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो संविधान की सूची में है। दूसरा वो आता है श्रेणी नॉन एसटी, जो एसटी में नहीं है बट दे आर ट्राइब। उनमें आएगा आपका नोमेडिक्स, घुमंतु, सेमी नोमेडिक्स, अर्ध घुमंतु, और अपरिगणित जनजातियां जिनको हम डीएनटी कहते हैं, डी नोटिफाइड, जो अंग्रेजों के जमाने में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में एंथ्रोपोलॉजिकली ट्राइबल कम्युनिटीज के रूप में शामिल किए हुए थे। लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1952 में जब हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट बना, तब उनको डीएनटी कर दिया, डी नोटिफाइड तो कर दिया उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से, लेकिन उनमें से अधिकांश एसटी में नहीं है। तो एसटी, नोमेडिक, सेमी नोमेडिक और डीएनटी, ये 4 कैटेगरी हो जाती है एंथ्रोपोलॉजिकली ट्राइबल कम्युनिटीज की भारतवर्ष के विशेष संदर्भ में। जी, ये तो भारतवर्ष की बात करते हैं, लेकिन जब हम सांस्कृतिक परिवेश की बात करते हैं, इस भौतिक सभ्यता के विकास का जहां हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में विकास की, जिसको हम इससे सहमत, मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी सहमत नहीं हुआ मुख्य धारा के शब्द से, लेकिन जो विकास की धारा चली है और भौतिक विकास, उसमें कहीं ना कहीं सांस्कृतिक परिवेश और सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। और ये हम जब ट्राइब्स की बात करते हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड हों या नॉन शेड्यूल्ड हों, जितने भी ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स में सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत ज़्यादा बचा के रखा गया है। इस बात को आप क्या कहेंगे? देखिए, आदिवासी संस्कृति की जब आप बात करेंगे तो आदिवासी संस्कृति आधारित है एक विशेष प्रकार के आदिवासी दर्शन पर, आदिवासी वैचारिकी पर, आदिवासी जीवन शैली पर, और यहाँ से फिर संस्कृति की बात आती है। तो आदिवासी संस्कृति को जब आप डिफाइन करेंगे तो जैसे उसके हम मूल्यात्मक पक्ष की बात करें, एक तो होता है प्रदर्शनीय पक्ष, जैसे डांस, ड्रामा, आपका म्यूजिक है, आपकी पेंटिंग है, आपका स्कल्पचर है। तो एक तो ये चीज आती है। तो इसमें तो परिवर्तन होते चले जाएंगे, वो हम एक अलग रखते हैं उसको, संस्कृति का ये जो रूप है कला पक्ष है। और उसका जो मूल्यात्मक पक्ष है उसकी हम बात करें, और उस मूल्यात्मक पक्ष में बहुत कुछ है जो हम आधुनिक समाज को दे सकते हैं या आधुनिक समाज सीख सकता है। और वो बात करते हैं, जैसे नंबर 1 उनमें प्रकृति प्रेम है। बिल्कुल, प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक तत्वों के साथ अनावश्यक छेड़खानी नहीं करते। और ऐसे एग्जाम्पल आज भी है, जैसे उनको किसी वैद्य ने बताया कि हरी दातुन नीम की है बबूल की, आप दातुन करें तो दांत ठीक रहेंगे। अब वो हरी दातुन भी तोड़ेगा तो पहले उस वृक्ष के 3 चक्कर लगा के उसको हाथ जोड़ेगा कि हे वृक्ष देवता, मुझे दातुन की जरूरत है, मैं तुम्हारी एक टहनी, हरी टहनी तोड़ूंगा। अन्यथा आदिवासी बेसिक समझ में बता रहा हूँ, बाद में बाहरी प्रभाव से समझदारी बिगड़ गई, वो अलग बात है। हरी टहनी नहीं तोड़ते, कोई वृक्ष को नहीं तोड़ते। जो छप्पर बनाएगा मकान, उसमें भी जो पुराना पेड़ है, गिरने वाला या गिर चुका है, उसकी लकड़ी या घास फूस का इस्तेमाल करेंगे। वनस्पति का घास फूस है, वो हरी भी होगी चाहे या सूखी भी होगी, उसका इस्तेमाल करेंगे। बट हरे पेड़ को सामान्यतः नहीं काटे, उसको पाप माना जाता है। तो ये प्रकृति प्रेम। दूसरा, मानवेतर जीव जगत के साथ से है अस्तित्व की भावना। और ये आप देखिए, जहाँ टाइगर्स है, जहाँ और हिंसक जीव जंतु है, चाहे वो कैट फैमिली है, डॉग फैमिली है या और दूसरे हैं, वो अपना काम करते रहते, वो अनावश्यक अकारण हमला नहीं करते। जंगली जानवर जब ही हमला करेगा जब उसको अपने सुरक्षा के लिए कोई खतरा है। और ऐसा वो आदिवासी उसके लिए ऐसा अपनी बॉडी लैंग्वेज या जबान से इस तरह की कोई हरकत नहीं करता जिससे कि उसको ऐसा आभास हो कि उसकी सुरक्षा को खतरा है, तो जंगली जानवर उस पर हमला नहीं करेगा। अभी आपने देखा एक जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी, द एलिफेंट विस्पर्स, और उसको ऑस्कर अवार्ड मिला। अब आप वो जो पेयर है आदिवासी केरला का,
और ये मुडुमुलाई नेशनल पार्क की बात है। और मैं भी वहां गया था, मुझे काफी लोगों ने काफी बातें बताई कि कोई जंगली जानवर, वो हाथी ज्यादा है तो हाथी इस तरह का आक्रमण नहीं करते, वो हाथी के बच्चे को पालते हैं, दुलारते हैं बच्चे की तरह, जैसे शिशु होता है मानो। और आप देखिएगा, और वो हमको सीख मिलती है कि किस तरह वो प्रकृति और मानवेतर जीव जगत के साथ में सह अस्तित्व और आत्मीयता की भावना रखते हैं। एक आदिवासी अस्तित्व है इनका। जी, आगे चलेंगे। वो समूह में विश्वास करते हैं, जो संघीय शक्ति की हम बात करते हैं, जो संघ की बात भगवान बुद्ध करते हैं बाद में, जो संघ की बात को बहुत महत्व दिया जाता रहा है कि बी यूनाइटेड। बाबा साहब अम्बेडकर बात में करते हैं कि संगठित रहिएगा, जो उनके 3 सूत्र है, शिक्षा, संगठन और संघर्ष में। तो ठीक बुद्ध से लेकर अम्बेडकर जो संघ की महिमा की बात करते हैं, और हमारे भारतीय वांग में भी संघ की महिमा की बात आती है। तो संघ, सामूहिकता में रहना, ये उनकी आवश्यकता रही है सुरक्षा की दृष्टिकोण से। बट आज भी वो बिलीव करते हैं, उनका जो भी सोशल फंक्शन होगा, सांस्कृतिक पर्व या उत्सव या कोई कर्म होगा, उसमें सब मिलजुल करके खर्चा करते हैं। जिसके पास जो है वो लेके आ जाए, कोई तेल ला रहा है, घी ला रहा है, अन्न ला रहा है, दाल ला रहा है, चावल ला रहा है, जो भी चीज है ला करके सामूहिक करते हैं। इवन मैं यहाँ तक बताऊं, उनकी शादियां जो होती है तो उनका तय है कि वो शादी में जो लड़की वाला खर्च करेगा, बारात आई तो पूरी बस्ती है ना सामूहिक रूप से उसमें अवदान करती है। और ये हमारे यहाँ भी है, सामूहिकता के सिद्धांत पर वो चलते हैं। जी, सामूहिकता की बात आती है। देन फिर दूसरा, जो सांस्कृतिक आयोजन जो भी होते हैं उनमें व्यावसायिकता बिल्कुल नहीं है, नहीं के बराबर है। चूंकि निजी संपत्ति की अवधारणा ही विकसित नहीं हुई अभी भी उनकी जीवनचर्या देखेंगे आप तो भाई आज जितना कमा लिया, आज का काम हो गया, कल की कल देखेंगे। और ये एग्जाम्पल सब मिलते हैं। मेरे को एक ठेकेदार ने बताया कि आदिवासी लोग ये काम नहीं करते। जब मैं रांची गया झारखंड में तो एक एग्जाम्पल दिया गया कि देखो ये तो 2-3 बजे ही आ गया, कहता है जितना बना उतना दे दो, मेहनत मजदूरी मेरी। ये एक जो जोड़ा है आदिवासियों का, उस पत्नी का, हमने कहा भाई 5 बजने दो, तुमको पूरा पगार मिलेगा। उन्होंने कहा 5 की हमको जरूरत नहीं, पूरी पगार की, हमको तो अब तक जितना बना उतना दे दो। तो वो कहता है कि 500 मिलता अगर पूरी पगार लेते 5 बजे तक का, अब तुम्हें 300 मिलेगा, दे दो 300, और 300 लेकर के चल दिए खुशी खुशी। संतुष्टि है, तो संतुष्टि है। और ये जो संचय की प्रवृत्ति जो है, और आज देखिए ये जो निजी संपत्ति का विकराल रूप पूंजी का देख रहे हैं, जो रूप सामने आ रहा है, और सारे झगड़े की झंझट ही वही है। चाहे वो राष्ट्रों के विवाद देख लो आप, और दूसरे विद इन द डोमेस्टिक विवाद देख लो या अंतर्राष्ट्रीय विवाद देख लो। बिल्कुल। तो संपत्ति की निजीकरण ना होना, निजी संपत्ति के प्रति मोह नहीं होना, एक उनका एक बहुत ही बढ़िया एक गुण हमको जो संस्कृति में दिखाई देता है। वही फिर बात आती है कि सामूहिकता का सिद्धांत उनका है, क्योंकि वो समूह में रहते हैं और सामूहिक तौर पे ही वो, चाहे वो जमीन की बात हो, चाहे वो किसी भी फेस्टिवल की बात हो, सामूहिकता के सिद्धांत पे ही वो चलते हैं। जी, अब सामूहिकता में भी एक और सूत्र देखिए आप कैसे निकलता है कि जो कुछ वहां पे सांस्कृतिक आयोजन होता है सबकी भागीदारी होती है। एक जैसे लोकगीतों की रचना की बात करें आप, तो लोकगीत किसने रचा, उनको व्यक्तिगत पहचान का मोह नहीं है। बिल्कुल। वो समूह रचना कर रहा है उनकी संस्कृति को। तो समूह में सांस्कृतिक अवदान ने किसने ये सिद्धांत जोड़ा, कोई लोक कथा गा रहा है, कोई लोकगीत गा रहा है, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, कोई ये कर रहा है, तो और तुरंत सामूहिक नाच, सभी सामूहिक रूप से नाचेंगे, सभी सामूहिक रूप से गाएंगे। तो समूह, और समूह में भी आप देखिए उनका जो मुखिया का जो पद है या संस्था कहते हैं आप, वो सुविधा के लिए है। हाँ। अन्यथा आप और भी आगे जाइए, ये सामूहिकता कहाँ जोड़ता है अपन को। देखो आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक लोकतंत्र की, और जब संविधान निर्मात्री सभा में बहस हुई लोकतंत्र पर, तब आदिवासी सदस्य संविधान निर्मात्री सभा में कुल तो 6 थे, लेकिन मुखर जो सदस्य थे वो केवल थे डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा ने ये कहा नेहरू जी को संबोधित करते हुए, बाबा साहब को संबोधित करते हुए, कि आप हमें क्या लोकतंत्र सिखाएंगे। आप जो आधुनिक लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारे तो गणतंत्र की जो जीन्स में हमारे गणतंत्र है। बिल्कुल। और आदिम गणतंत्र की जब आप बात करेंगे तो आपको एक बात बता दूं, संस्कृति का एक पहलू है आदिम गणतंत्र, और प्राचीन जो 16 हमारे महाजनपद उनमें भी यही व्यवस्था थी। आदिम गणतंत्र की अवधारणा सर्वमत पर आधारित है, सब सामूहिक रूप से निर्णय करते हैं।
अगर कोई ऐसे मत है तो कोशिश करते हैं कि उसको सहमत किया जाए, दबाव नहीं डाला जाए, समझाया जाए। कोई रेयर केस में बहुमत काम आता है, और आज हमारा जो आधुनिक लोकतंत्र है वो बहुमत पर आधारित है। और उल्टा अब तो ये है कि प्रतिपक्ष को का एग्जिस्टेंस को ही नकारा जा रहा है और ध्वस्त किया जा रहा है। और हमारा जो आधुनिक लोकतंत्र आप देखिए, बहुमत का क्या करिश्मा खेल है। 32% की मेजोरिटी पे आपको 2/3 मेजोरिटी मिलने की संभावना रहती है, तो मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। 32 है तो 68 तो आपके खिलाफ है। ये कौन सा लोकतंत्र है? लेकिन तो गणतंत्र सीखिए, आदिम गणतंत्रों की तरफ जाइए। सामूहिकता, कंसेंसस की बात आती है। बिल्कुल, जब आदिम गणतंत्र की बात करते हैं और कंसेंसस की बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जहाँ कभी कोई विवाद नहीं होता, लेकिन और विरोध या प्रतिरोध की बात तो कहीं उठती ही नहीं है। जी, और संस्कृति का एक और देखिए, जैसे सांस्कृतिक जो क्या कहेंगे आप, उसको सृजन की बात करें आप। जी, आदिवासी घर में आंगन में प्रवेश करेंगे आप, तो आप देखिए आंगन लिपा पुता मांडना मंडा हुआ है, उसमें रंग इस्तेमाल कर रहे हो खड़ी और गेरू का, कोई ज्यादा रंग कृत्रिम रंग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और वो रंग भी बनाते हैं तो फूल वनस्पतियों से रंग बना रहे हैं। उनका जो कूंची है वो टूटा हुआ झाड़ू होता है जो यूज किया हुआ है। उनका जो उंगली में वो बांध देते हैं एक जो यूज्ड कपड़ा का टुकड़ा है, जिसको लीतरा कहते हैं अपन, या जिसको चिवड़ा कह दो, और उसको चिथड़ा कह दो, उसको लेकर के उससे वो रेखांकन किए जा रहे हैं। देन आंगन, दीवारें, यहाँ तक कि चाकी, चूल्हा, जिसमें गेहूं रखने की कोठा कहते हैं कच्चा, उस पे भी आपको मांगने मिलेंगे, कलाकृतियां मिलेगी। इवन और तो और जो कंडा रखने का बिटोड़ा होता है, उसमें भी आपको ये कलाकृतियां मिलेंगी, ये चित्रकारियां मिलेंगी। तो ये जो अच्छा बीजना आप देखिएगा, जो हवा करने का है उसमें कलाकारी होती है, खाट में कलाकारी होती है बुनने की। और आप ये देखिए ये कौन बुन रहा है, ये उनके जीवन का हिस्सा है, इसके लिए अलग से फुर्सत नहीं निकालनी। जब भद्र संस्कृति की बात करते हैं वहां कला, फुर्सत और फैशन की बात आती है। यहाँ कला उनके जीवन का हिस्सा है। जीवन का हिस्सा है। और जब हम कला की बात करते हैं और संस्कृति की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बात बहुत जो हमें दृष्टिगोचर होती है वो है कि उनके जीवन में जो रची बसी बातें हैं उनको वो हमेशा आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे उनके वाद्य यंत्रों की बात करते हैं या उनके लोक गीतों की बात करते हैं, जहाँ पर हम विकसित समाज, जिसको तथाकथित रूप से हम विकसित समाज कहते हैं, हालांकि कितने विकसित है प्रश्न चिन्ह उस पर लगता है, लेकिन उनके तो जो गायन शैली है वो बिल्कुल अलग है, उनके वाद्य यंत्रों का प्रकार अलग है, और उनके जो मांडणों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके मांडणों में भी कुछ अलग अलग चीजें चित्रित होती हैं जो हम या तो हम उनको बिल्कुल कहीं ना कहीं अब जाके हम बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं या समझने लगे हैं। ठीक है, आप जैसे मांडलों की बात किया, हमारे मित्र हैं श्री मदन मीना, डॉक्टर मदन मीना, उन्होंने मीना महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले जो मांडलों पे काम किया है, उसी को उनका पीएचडी है। अब आप देखिए महिला दीवार पे जो गोबर और मिट्टी के मिश्रण से लेप किया हुआ दीवार उसका वो है प्लास्टर, और उसपे मांडना कितने आकर्षक और रोचक मांड रहे। और एक और देखिए आप, जो मांडनों का या दूसरे जो चित्र बनाते हैं उनकी जो कंटेंट है, वो कंटेंट आप देखिए, कंटेंट क्या है, या तो वही प्रकृति तत्व है, नदी नाले पहाड़ वनस्पतियां जीव जंतु, और जीव जंतु वो जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, वह मोर मिलेगा, वह तोता मिलेगा, वह कबूतर मिलेगा, वह चिड़िया मिलेगी, चिड़िया छोटी छोटी चिड़िया वाला, कई तरह के शेर मिल जाएगा या जिनको वो देख रहे हैं। जैसे आप पुराने उनमें जाइए गुफा चित्रों में, वहां ये चीजें शुरुआती दौर में मिलती है, जो जानवरों के जिनका वो शिकार करते हैं उनके हैं। तो ये जो कलाएं हैं ये उनके जीवन का हिस्सा है। और उससे फिर ये अच्छे सौंदर्य बोध की आप बात करें, संस्कृति की जब बात करेंगे, तो देखो प्रकृति प्रेम अपनी जगह है, बाकी मनुष्यों के बीच प्रेम, ये एक सौंदर्य बोध है उनमें। नृत्य गीत के बिना आदिवासी का जीवन ही नहीं है। इसलिए एक कहावत है कि आदिवासी जब चलता है तो उसकी गति में नृत्य होता है, और आदिवासी जब बोलता है तो उसकी वाणी में गीत संगीत होता है। तो ये जो उसका मूवमेंट है और वाणी,
दोनों ही संस्कृति से जुड़ी हुई है, और वो भी गीत संगीत और नृत्य की संस्कृति से। मीणा साहब, जब गीत और संगीत की बात करते हैं तो मैंने कहा कि जिस तरह जो उनके वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं प्रकृति के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, किसी तरह के कोई भी उसमें बहुत ज़्यादा विकसित वाद्य यंत्र या कलात्मकता उनके ज़्यादा नहीं देखने को मिलती। लेकिन चाहे उनकी पोपाड़ी कह दें, चाहे हम उनका ढोल कह दें, या जो टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन है उसके 2 टुकड़े लेकर के बीच में नीम की पत्ती को फँसा के उसमें जिस तरह से बजाते हैं वो, या अलगोजे कह दें, किस तरह के उनके बिल्कुल अलग-अलग तरह के वाद्य यंत्र। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे बांस है, बेम्बू, तो हाँ, बांस से वो बांसुरी बनाते हैं। और आप देखिए, बांस की बांसुरी में मूलतः जो हमारे जो शास्त्रीय संगीत में जब बांसुरी की बात आती है, तो मूलतः ये कहा जाता है कि 3 ही स्वर होते हैं, 3 स्वर होते हैं, 7 स्वर नहीं होते। हाँ, और आदिवासी अंचल, चाहे वो आप राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ले लो, चाहे झारखंड ले लो, चाहे नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, चाहे साउथ में नीलगिरी हिल्स चले जाओ, उनकी बांसुरी में 3 ही क्षेत्र होते हैं, 3 ही स्वर से वो पूरा जो संगीत की रचना करते हैं। बिल्कुल। हमारे जानकार मित्र जो रांची यूनिवर्सिटी के वीसी भी रहे, राज्यसभा के मेंबर भी रहे, संस्कृति कर्मी रहे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, वो हमेशा बांसुरी रखते थे। जब भी किसी बड़े आयोजन में जाते थे, बांसुरी तो उनकी कमर में खुशी ही रहती थी। और वो बताया करते थे 3 स्वर है। डॉक्टर मालिनी काले ने काम किया है अपने जो बांसवाड़ा में रह रही है, और उनका संगीत में यही है कि संगीत की कितने भी जब सामूहिकता है। बिल्कुल, तो जब हम ये जो वाद्य यंत्र आपने कहा, मटकी उनका वाद्य यंत्र है। बिल्कुल, बांस से उन्होंने बांसुरी अपनी बना ली, कहीं कोई फैक्ट्री बांसुरी थोड़ी बन रही है। थाली बजाते हैं। उनका जो जो भी है, आपका आलू बोलचा है, आपका ढोल लग के है, आपका मादर भी ढोल का ही एक हिस्सा है। और बांसुरी तो बच्चे बच्चे के पास मिलेगी वहां जो जाएंगे जब। अच्छा, तो जब संगीत का प्रेम। मूल स्वरों की बात करते हैं, आदिम स्वरों की बात करते हैं, तो जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, बोली का विकास नहीं हुआ था, तब भी कम से वो जो आप 3 जो ध्वनियों का ज़िक्र कर रहे हैं, वो 3 ध्वनियाँ आ, उ और में जो थी, एक गूंगा व्यक्ति भी जो बिना ज़बान को हिलाए इन 3 जो अक्षरों का या 3 ध्वनियों का वो उच्चारण करता है, आज भी करता है, अनादिकाल से करता आया है। तो ये जो मूल ध्वनियाँ वो कहीं न कहीं आदिवासियों के संगीत में, और जब वो गीत गाते हैं तो वहाँ जो ऊंची तान ली जाती है वो आ से शुरू होकर के वो, तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं 3 मूल ध्वनियों के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, हमारे पूर्वी राजस्थान में सुट्टा एक फॉर्म है गायन की, जी। और वो महिलाएं गाती है। और वो सुट्टा जब गाती है तो आप देखिए कि हम जो संगीत की बात करते हैं, शास्त्रीय संगीत की, तो आपका तार सप्तक है, वो उनके 3 वो सोपान है। हम एक सिंपल सारे गामा पाधा नी तक जाते हैं, तो मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तार सप्तक। आप ये देखिए, तार सप्तक में आदमी सा के बाद में वो जो उसके ऊपर चढ़ेगा, 3 स्वर से ज्यादा नहीं जाएगा वो। हाँ, और डाउन जाएगा तो भी सा से नी रे, बड़ी मुश्किल से नीचे उतरेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। 7 और 3 डाउन, 3 अप, सामान्य थे 7+6, 7+3+3, इन्हीं का इस्तेमाल करता है। इससे ज्यादा आदमी वो गा भी नहीं सकता। हाँ, तो उसमें बजा ले आप यंत्र में, वो अलग बात है। मीना गायिका सुड्डा, मीना महिला सुड्डा जब गाती है तो तार सप्तक के सारे गा मां तक चली जाती है। इतना वो जो जिसको कहते हैं नाद सौंदर्य, बिल्कुल। और वो चुभता नहीं है, कर्णकटु नहीं होता, वो इतना बढ़िया लगता है, एकदम ऊंची आवाज जाकर जैसे हम उस तरह का वो आता है। तो ये जो गायन का उनका जो प्रैक्टिस है, और ये किसी से सीखते नहीं है, ये कि जो गुरु और ग्रंथ की परंपरा नहीं है वहाँ। और श्रुति परंपरा। महात्मा बुद्ध बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान अर्जित करना है, बुद्धत्व की प्राप्त करनी है, तो किसी गुरु या ग्रंथ की परवाह मत करो। ये मत कहो कि उस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, पवित्र ग्रंथ में, या उस महान गुरु ने क्या बताया। अपने इंद्रिय बोध से टटोलना, समझना, वेरीफाई करना, फिर जानना कि ये फैक्ट या ट्रुथ है कि नहीं। तो यहां भी यही है
कि वो गुरु परंपरा बिल्कुल भिन्न प्रकार की अगर है तो ट्रेडिशनल उसके परिवारिक गुरु है, समाजी गुरु है, समूह ही गुरु है। समूह से और श्रुत परंपरा के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण इस कला का होता रहा है और ये उसमें कहीं न कहीं कुछ चीज़ें छूटी हैं, कुछ चीज़ें जुड़ी हैं, लेकिन मूल स्वरूप कभी नहीं बदला है। जी, और मैं तो देखो संस्कृति की आप बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा देखो, जो सांस्कृतिक उत्थान या यात्रा है, उसका जो मौलिक जो गुण है या सूत्र है वो आपको मिलेंगे आदिमता में, जो आज हम आदिवासी समुदाय चिन्हित करते हैं। वहां से वो चलते हैं व्यापक लोक में, जो फिर श्रम सन्नद्ध व्यापक लोक जो बनता है आदिवासी के आगे, उसमें जैसे किसान वर्ग आ जाएगा, शिल्पी वर्ग आ जाएगा, मजदूर वर्ग आ जाएगा और दूसरे कामगार जो समुदाय है वो आ जाएंगे। तो व्यापक लोक है और फिर उससे फिर भद्र निकलता है जो अपने आप को प्रभु वर्ग, भद्र वर्ग या वर्चस्ववादी कहेंगे हम, जो फिर राज, धन, धर्म और ज्ञान की सत्ता पे कब्जा करता है और वो फिर बाद में लोक में से या आदिम संस्कृति के कुछ सूत्रों को लेकर के उसको अपने में ढालता है। उनका फिर क्या करता है वो, उनका व्याकरण रचता है, उनका अनुशासन रचता है, उनके नियम वगैरह बनाता है और जैसे ये चीजें बनती है तो संस्कृति या सांस्कृतिक गतिविधियां जड़ता की तरफ बढ़ती चली जाती है कि नहीं। शास्त्रीय संगीत ये इसने गलत बजाया, ये संगीत है, वहां एक फ्लो है, एक गत्यात्मकता है, एक डायनामिक है चीजें, ये स्वाभाविक रूप में बढ़ रही है। कुछ पुराना छूट रहा है, नया जुड़ रहा है और नया कितना जुड़ गया, कब जुड़ गया, किसने जोड़ दिया, कोई पता नहीं। नोबडी नोस। ये अनआइडेंटिफाइड है, उनको आग्रह भी नहीं है। जैसे पुरानी संत परंपरा में हम देखते हैं, रस गए अपना नाम ही छुपा लेते थे और आज तो क्या है, उनका फिर क्या करता है वो, उनका व्याकरण रचता है, उनका अनुशासन रचता है, उनके नियम वगैरह बनाता है और जैसे ये चीजें बनती है तो संस्कृति या सांस्कृतिक गतिविधियां जड़ता की तरफ बढ़ती चली जाती है कि नहीं। शास्त्रीय संगीत ये इसने गलत बजाया, ये संगीत है, वहां एक फ्लो है, एक गत्यात्मकता है, एक डायनामिक है चीजें, ये स्वाभाविक रूप में बढ़ रही है। कुछ पुराना छूट रहा है, नया जुड़ रहा है और नया कितना जुड़ गया, कब जुड़ गया, किसने जोड़ दिया, कोई पता नहीं। नोबडी नोस। ये अनआइडेंटिफाइड है, उनको आग्रह भी नहीं है। जैसे पुरानी संत परंपरा में हम देखते हैं, रस गए अपना नाम ही छुपा लेते थे और आज तो क्या है कि रचने से पहले नाम बताएंगे और नाम के लिए दूसरों की रचना का भी चोरी कर लेते हैं। तो ये था श्री हरिराम मीणा के साथ हमारी बातचीत का पहला भाग, जिसमें आपने बातचीत सुनी आदिवासी क्या हैं, आदिवासी किस तरह से है और उनके जो संस्कृति की है वो बातें। अगले अंक में हम इसका दूसरा जो बचा हुआ शेष भाग है वो आपको सुनवाएंगे, दिखवाएंगे। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।